हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर सीरीज के पार्ट 2 को, जिसे रिलीज किया गया था 2011 में। अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख ले, क्योंकि उसी कहानी को इस फिल्म में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काइजी ई कार्ड वाला गेम जीतकर टीआई कॉर्पोरेशन के चंगुल से आजाद हो गया था, लेकिन वो 1 साल भी ऊपर नहीं टिक पाया। जुए की लत के कारण उस पर फिर से लाखों का कर्जा हो गया है और अब काइजी वापस उसी अंडरग्राउंड माइन में मजदूरी कर रहा है। हम काइजी को देखते हैं जो कि अपने लीडर के साथ एक डाइस वाला गेम खेल रहा था और अगली चाल में काइजी अपने सारे कमाए हुए पैसे दांव पर लगा देता है। और ये देख काइजी के सभी दोस्त भी अपनी सारी कमाई को काइजी पर ही लगा देते हैं। लीडर पासा फेंकता है और जीत जाता है, लेकिन फिर ये लोग लीडर के पासे चेक करते हैं जो कि नकली थे और उसमें 1, 2 या 3 जैसे छोटे नंबर्स थे ही नहीं। और काइजी को इस बारे में पहले से ही शक था, इसलिए उन सभी ने अपने सारे पैसे इस दाव पर लगाए थे। और क्योंकि लीडर ने चीटिंग की है तो अब उसे इन्हें 4 गुना ज्यादा पैसे लौटाने होंगे। इस जगह पर एक रूल ये भी था कि अगर ये लोग ढेर सारे पैसे दे तो इन्हें 1 दिन के लिए बाहरी दुनिया में जाने दिया जाएगा। लीडर बोलता है कि सिर्फ 1 दिन बाहर रहकर तुम लोग कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे और वापस अंडरग्राउंड में आकर तुम्हें सारी जिंदगी मजदूरी ही करनी पड़ेगी। और इसीलिए सभी लोग फैसला करते हैं कि वो सिर्फ एक आदमी को अपने सारे पैसे देकर बाहर भेजेंगे, ताकि वो बाहर से इतने पैसे जीत कर लाए कि वो इन सभी का कर्जा चुकाकर इनकी आजादी खरीद ले। और वो सभी काइजी को बाहर भेजते हैं। काइजी की मुलाकात टीआई कंपनी के नए हेड कुरोसाकी से होती है, जो कि अब टोनीगावा की पोस्ट पर है। कुरोसाकी काइजी को बताता है कि उसके पास 14 दिन की आजादी और 1 मिलियन येन है, वो जैसे चाहे इन्हें यूज कर सकता है। जिस पर काइजी कहता है कि वो इस 1 मिलियन को 200 मिलियन में बदलेगा और अपने साथ अपने सभी 25 दोस्तों को आजाद करवाएगा। इसके बाद काइजी को बेहोश कर बीच रोड पर छोड़ दिया जाता है। काइजी के हाथ में एक घड़ी थी जो बता रही थी कि उसके पास बस 14 दिन का समय बाकी है। काइजी को जल्द ही कोई तरीका खोजना होगा जिससे वो अपने पैसों को 200 गुना बढ़ा सके। वो ऐसी जगह सट्टा नहीं लगाना चाहता जहां जीतने के चांस कम हो। शाम को काइजी कुछ शेल्टर्स में रहने जाता है और यहाँ उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। ये टोनीगावा था जिसे काइजी ने हराकर अंडरग्राउंड में भेज दिया था। काइजी उससे पूछता है कि वो बाहर कैसे आया, जिस पर टोनीगावा ज्यादा कुछ नहीं बताता और दोनों उन टावर्स की तरफ देखते हैं जिस पर ब्रेव मेन रोड वाला डेथ गेम खेला गया था। टोनीगावा काइजी से कहता है कि अगर वो उसके साथ एक बाजी खेले तो वो उसे बता सकता है कि अपने पैसों को 200 मिलियन में कैसे बदलना है। काइजी इसके लिए मान जाता है और उसके साथ शोगी नाम का एक गेम खेलने लगता है। गेम खेलने से पहले टोनीगावा काइजी को लाइफ के 3 इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताता है। पहला करेज, दूसरा गट्स और तीसरा डिटर्मिनेशन। काइजी उसकी बातों को इग्नोर कर गेम खेलने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी अनाउंस करता है कि वो बेघर लोगों को सोने की जगह दे रहे हैं। काइजी भी अपना नाम लिखवाने भागता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो टोनीगावा उसके पैसे लेकर वहाँ से जा चुका था। काइजी को वहाँ एक कसिनो का कार्ड मिलता है और टोनीगावा उसे फोन कर बताता है कि यही जगह उसे करोड़पति बना सकती है। अगले दिन काइजी उस कसिनो में पहुंच जाता है, जिसकी बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा इल्लीगल कसिनो था जहां कितनी भी बड़ी बाजी खेली जा सकती थी। और ये कसिनो भी टीआई कॉर्पोरेशन का ही था। काइजी को अंदर कोटारो नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे इस कसिनो की सबसे बड़ी मशीन स्वाम्प के बारे में बताता है। ये एक पिनबॉल मशीन के जैसी है। सबसे पहले इन्हें कुछ गोल्डन मार्बल्स खरीदनी पड़ती है जो कि 4000 की एक मिलती है और कम से कम इन्हें 3 मिलियन तो दांव पर लगाने ही पड़ते हैं। मार्बल्स खरीदने के बाद गेम शुरू होता है और सबसे पहले वो खीलों के जंगल से गुजरती है। फिर ये लड़कती हुई 3 लेवल वाले एरिया में आती है। अगर एक मार्बल भी तीसरे लेवल के रेड होल में गिर जाए तो जैकपॉट लग जाता है और अब तक की सभी गोल्डन मार्बल्स को विनर जीत लेता है, जिनकी कीमत करीब 1 बिलियन है। काइजी देखता है कि ये जैकपॉट अब तक सिर्फ 2 लोगों को ही लगा है, जिनमें एक तो टीआई कंपनी का चेयरमैन है और दूसरा अंडरग्राउंड वाला लीडर। इस समय एक आदमी ये गेम खेल रहा था
जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस गेम में लगा दी थी और एक मार्बल तीसरे लेवल तक पहुंच भी जाती है, लेकिन ये रेड होल में नहीं गिरती और ये आदमी सब कुछ हार गया था। लेकिन फिर जैकपॉट जीतने के लालच में ये TI का एम्प्लॉय कार्ड यूज करता है। इस कार्ड का होल्डर 10 मिलियन तक का लोन ले सकता है, लेकिन नहीं चुकाने पर उस आदमी को लाइफ टाइम के लिए मजदूरी करने अंडरग्राउंड भेज दिया जाएगा। यह आदमी पूरे 10 मिलियन लोन पर लेकर दाव पर लगा देता है, लेकिन फिर भी उसे जैकपॉट नहीं लगता और सिक्योरिटी उसे पकड़कर ले जाती है। अब काइजी समझ गया था कि इस मशीन में कुछ गड़बड़ है और इसमें सीधी तरह से जीतना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हम इस कसिनो के मैनेजर सेया को भी देखते हैं और उसने काइजी को पहचान लिया था। काइजी कोतारो को बताता है कि उस मशीन को नॉर्मल तरह से खेलकर नहीं जीता जा सकता और ये सुन कोतारो उसे अपने वेयर हाउस में ले जाता है, जहां पर उसने उसी जैकपॉट मशीन का एक नमूना बनाया हुआ था। वो किसी भी कीमत में इस जैकपॉट को जीतना चाहता था और वो काइजी को भी उसकी मदद करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसे काइजी देखते ही पहचान जाता है। ये और कोई नहीं उसी हिडा की बेटी है जो पिछले पार्ट में मारा गया था और इसका नाम हिरोमी है। हिरोमी बताती है कि उसके फादर को TI कंपनी ने मार दिया था और इसीलिए वो उनके कसिनो में वेट्रेस बनकर काम करने लगी ताकि किसी दिन उनसे बदला ले सके और उसे काइजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब इसके बाद कोतारो काइजी को अपना प्लान बताता है। सबसे पहले वो दोनों अलग अलग टाइम पर कसिनो में एंटर करेंगे और कोतारो वहां अपने सारे पैसे लेकर जाएगा। उसे जैकपॉट मशीन पर खेलते देख वहां लोगों की भीड़ लग जाएगी। अब जीतने के लिए इनके सामने दो परेशानी है। पहली, खीलों का जंगल, जो कि 3 सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग नंबर 1 में मार्बल्स के नीचे गिरने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं और हिरोमी चुपके से इन सेटिंग्स का शेड्यूल कसिनो से चुरा लाई है, जिसके हिसाब से अगले दिन सबसे आसान सेटिंग यानी कि सेटिंग A लगी होगी। अब मार्बल्स नीचे वाले 3 लेवल्स में जाएंगी और तीनों में मार्बल्स को रेड होल में ही गिरना होगा। इस चीज को बदलने के लिए कोतारो एक चुंबक का यूज करेगा जिससे मार्बल्स रेड होल में ही गिरे और ये पकड़े ना जाएं। इसके लिए कोतारो ने एक स्पेशल बियर केन बनाई है जिसके अंदर चुंबक लगी है। हिरोमी बियर केन अपने साथ कसिनो में लेकर जाएगी, फिर ये इसे काइजी को देगी और काइजी ये केन कोतारो को देगा। ये लोग अगले दिन सब कुछ प्लान के हिसाब से ही करते हैं। गेम के दौरान कोतारो के हाथ में एक नॉर्मल केन थी जिसे वो काइजी को पकड़ा देता है, लेकिन काइजी फिर उसे चुंबक वाली केन वापस करता है और किसी को शक नहीं होता। इसके बाद एक मार्बल लड़कती हुई तीसरे लेवल तक आ जाती है। कोतारो अपनी केन को आगे करता है, लेकिन फिर भी मार्बल दूसरे छेद में जा गिरती है। कोतारो अपने आखिरी 10 मिलियन भी दांव पर लगा देता है, लेकिन इस बार भी यही होता है और चुंबक मार्बल्स पर कोई भी असर नहीं करती। अपने सारे पैसे हारने के बाद कोतारो को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसकी केन गोल्डन मार्बल्स के उस पूल में जा गिरती है। कसिनो का मैनेजर सेया कोतारो को उठाने आता है। एक मार्बल उछलकर पूल से बाहर आ गई थी जिसे सेया तुरंत ही उठा लेता है। इसके बाद वो पूल में से कोतारो की बियर केन उठाता है, लेकिन उससे कोई भी मार्बल नहीं चिपकी हुई थी। ये देख कोतारो और काइजी हैरान हो जाते हैं। सेया इन्हें बताता है कि इस तरह की चीटिंग ना हो, इसीलिए ये लोग स्टील और ब्रास की मार्बल्स यूज करते हैं। मतलब इन दोनों से हिरोमी ने झूठ बोला था कि ये मार्बल्स लोहे की होती हैं और हिरोमी ने इनके पूरे प्लान के बारे में सेया को ऑलरेडी बता दिया था। सेया को ये भी पता है कि काइजी भी इस प्लान में शामिल था। उसने हिरोमी को ये बता रखा है कि काइजी ने ही उसके फादर को धक्का देकर मारा था, इसीलिए हिरोमी ने उन्हें धोखा दिया। अपने फादर का कर्ज चुकाने के लिए ही हिरोमी इनके साथ काम कर रही है। सेया काइजी को एक मौका देता है आज हारे हुए सभी पैसे जीतने का, लेकिन इसके लिए काइजी को एक डेथ गेम खेलना पड़ेगा और काइजी डेथ गेम खेलने के लिए मान जाता है। काइजी को ये भी पता चलता है कि टोनीगावा भी सेया के लिए ही गुलामी कर रहा है। वो कसिनो की बिल्डिंग और उसके आसपास चल रहे कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी लेता है और इन सब में काइजी के 7 दिन निकल जाते हैं। शाम को ये दोनों डेथ गेम खेलने जाते हैं जिसका नाम था राजकुमारी और गुलाम। इस गेम को देखने के लिए ढेर सारे VIPs आए हुए थे और टोनीगावा भी नीचे इस गेम को कंट्रोल कर रहा था। गेम सिंपल है, जो भी प्लेयर यानी कि गुलाम होगा उसके सामने 3 दरवाजे होंगे। पहले डोर में एक राजकुमारी होगी और बाकी के 2 डोर्स में भूखे शेर। गुलाम के सामने 3 बटन्स होंगे जिन्हें दबाने पर कोई एक डोर खुलेगा, लेकिन सही डोर वाली बटन कौन सी होगी इसकी जानकारी सिर्फ राजकुमारी और ऑडियंस को ही पता होगी।
पहले राउंड में उसी आदमी को लाया जाता है जो कुछ दिन पहले जैकपॉट मशीन में सब कुछ हार गया था और पिंजरे में उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगर इस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड वाला डोर ओपन कर दिया तो इसे आजाद कर दिया जाएगा, नहीं तो शेर उसे खा जाएंगे। गेम शुरू होता है और सबको सही नंबर के बारे में पता चलता है, लेकिन ये लड़की उस आदमी को गलत नंबर बता देती है, जिसे दबाने से शेर वाला पिंजरा खुल जाता है और वो शेर उस आदमी को कच्चा चबा जाता है, जो देखकर वीआईपीज़ खुश हो जाते हैं और झूठ बोलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को 3 मिलियन का इनाम दिया जाता है। अब काइजी की बारी थी और उसके सामने हिरोमी को खड़ा किया जाता है। इसके बाद यहाँ एक मास्क पहना आदमी भी एंटर करता है, जो कि हिरोमी को ये याद दिलाकर भड़काता है कि काइजी ने उसके फादर को मारा था। इसके बाद गेम शुरू होता है और सभी को नंबर के बारे में पता चलता है। तभी वो मास्क पहना आदमी, जो कि और कोई नहीं फुनाई था, चिल्लाता है कि सही नंबर 2 है। फुनाई कहता है कि मजदूरी कर करके वो टीआई कंपनी से नफरत करने लगा है और काइजी को उसका यकीन करना चाहिए। वहीं इधर हिरोमी काइजी को बताती है कि सही नंबर 3 है, जो सुनकर कोतारो बोलता है कि ये दोनों ही धोखेबाज हैं, मतलब कि सही नंबर 1 है। अब काइजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस पर भरोसा करे और कौन सा नंबर दबाए। तभी साइड में खड़ा टोनीगावा काइजी से कहता है कि उसे डिटर्मिनेशन के साथ बटन दबाना होगा। अब ये सुन काइजी को टोनीगावा की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि लाइफ में 3 चीजें जरूरी है, करेज, गट्स और डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन तीसरा वर्ड था, मतलब सही आंसर नंबर 3 है। काइजी उसे दबा देता है और हिरोमी वाला पिंजरा खुल जाता है, मतलब हिरोमी ने भी सच बोला था, जिस पर हिरोमी कहती है कि उसे सच बोलने को ही कहा गया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि काइजी हिरोमी पर भरोसा नहीं करेगा। ये गेम देखने कुरोसाकी भी आया हुआ था, जो कि सेया को धमकी देता है कि ये गेम तो ठीक है, लेकिन अगर काइजी ने जैकपॉट भी जीत लिया तो उसकी खैर नहीं। शाम को काइजी और कोतारो जब अपने वेयर हाउस में थे, तब टोनीगावा भी यहाँ आ जाता है और वो काइजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि जैकपॉट जीतने में वो उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद काइजी और टोनीगावा दोनों रात में कसिनो बिल्डिंग में एंटर करते हैं। टोनीगावा हर रोज एक कमरे के फ्लोर में छेद कर रहा था और उनके ठीक नीचे सेया का कमरा था। टोनीगावा काइजी को बताता है कि वो और फुनाई अभी भी टीआई कंपनी के गुलाम हैं, बस वो अंडरग्राउंड की जगह यहाँ बाहरी दुनिया में मजदूरी कर रहे हैं और जैकपॉट जीतकर वो भी आजाद होना चाहता है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि हिरोमी वापस इनका साथ देना चाहती है, लेकिन अब ये लोग हिरोमी पर उतना भरोसा नहीं कर सकते, तो प्लान डिस्कस करने से पहले ये उसे कमरे से बाहर भेज देते हैं। वहीं इधर सेया ने खीलों की सेटिंग बदलकर उन्हें इतना पास ठोक दिया था कि मार्बल उसके बीच में से निकले ही नहीं। आज काइजी का आखिरी दिन था और तीनों जैकपॉट जीतने कसिनो में पहुंच जाते हैं। काइजी गेम शुरू करता है और मार्बल्स आसानी से खीलों के बीच से निकल रही थी और ये देख सेया इन पर इल्जाम लगाता है कि काइजी और टोनीगावा ने चुपके से मार्बल्स चेंज कर छोटे साइज की मार्बल्स को मशीन में डाल दिया है और ये बात उसे और किसी ने नहीं बल्कि हिरोमी ने ही बताई है। उसने फिर से इन्हें धोखा दे दिया। उसने कमरे के अंदर एक रिकॉर्डर छुपा दिया था इनका पूरा प्लान जानने के लिए। काइजी उससे पूछता है कि वो इन लोगों का साथ क्यों दे रही है, जिस पर हिरोमी बताती है कि वो जीतने वाली पार्टी का साथ देती है और वो अपने पागल बाप की तरह मरना नहीं चाहती। लेकिन काइजी को ऑलरेडी हिरोमी पे शक था, इसलिए उन्होंने अपना असली प्लान बाहर बनाया था। सेया जाकर उन मार्बल्स को चेक करता है, लेकिन वो नॉर्मल साइज की ही थी और काइजी फिर से गेम खेलने लगता है। असल में टोनीगावा और काइजी ने मार्बल्स को नहीं बल्कि उनके गेज को चेंज कर दिया था। ये काम उन्होंने उसी छेद में से किया था जो टोनीगावा सालों से बना रहा था और अनजाने में ही सेया ने खीलों के गैप को कम करने की बजाय बढ़ा दिया है। सेया अपने आदमियों से कहता है कि ये लोग क्लून वाले तीनों लेवल्स को नहीं जीत पाएंगे, लेकिन काइजी को भी पता चल गया था कि कोई भी मार्बल रेड होल में क्यों नहीं गिरती, क्योंकि असल में वो तीनों सेक्शन दूसरी तरफ झुके हुए थे, जिससे मार्बल कभी रेड होल तक जाती ही नहीं। और इस बारे में पब्लिक को आज तक इसीलिए पता नहीं चला क्योंकि ना सिर्फ ये मशीन बल्कि पूरा प्लेटफॉर्म ही झुका हुआ था। और ये चीज काइजी ने तब नोटिस करी थी जब सेया उस एक मार्बल को उठाने के लिए दौड़ा था। अब एक मार्बल तीसरे लेवल तक आ जाती है, लेकिन वो रेड होल में नहीं गिरती। सेया तुरंत ही अपने डिवाइस को चेक करता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मशीन झुकी होने के बाद भी मार्बल्स रेड होल के पास क्यों जा रही है। तभी एक आदमी दूसरी तरफ अपने मार्बल्स गिरा देता है जो कि तेजी से लड़कने लगते हैं
और अब सेया और उसके आदमियों को समझ आता है कि मशीन के झुकाव को बराबर करने के लिए काइजी ने न सिर्फ इस फ्लोर को बल्कि पूरी बिल्डिंग को ही दूसरी तरफ झुका दिया था। काइजी को पता चल गया था कि ये बिल्डिंग मुलायम मिट्टी पर बनी हुई है और उसी को सुधारने के लिए आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो काइजी और टोनीगावा ने बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर करीब 20 टन पानी भर दिया, जिससे बिल्डिंग थोड़ा सा झुक गई और मशीन अब बराबर के लेवल पर है। अब काइजी को जीतने से रोकने के लिए सेया मशीन का झुकाव उल्टा कर देता है, मतलब अब वो आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ झुक जाएगी। इससे शुरू के 2 लेवल्स पार करने में ही बहुत मुश्किल होगी। ये लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे ताकि काइजी को जैकपॉट ना लगे, और अब कोई भी मार्बल लेवल 1 और 2 से नीचे नहीं जा रही थी और काइजी के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन काइजी नोटिस करता है कि मार्बल्स अब उस पूल में आकर नहीं गिर रही थी, तो वो टोनीगावा और कोतारो को बाथरूम में लेकर जाता है और उनसे कहता है कि वो उसे अपने जमा किए हुए सारे पैसे दे दे, वो जैकपॉट को जीत सकता है। कोतारो काइजी पर भरोसा कर उसे अपने आखिरी 2 मिलियन दे देता है जो उसने अपने चौथे के लिए बचाकर रखे थे, और इसमें काइजी भी अपने वो 1 मिलियन मिला देता है जो अंडरग्राउंड के लोगों ने उसे दिए थे। लेकिन टोनीगावा को अब जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, तो वो यहाँ से भाग जाता है। काइजी फिर से गेम शुरू करता है और सभी देखते हैं कि लेवल 1 की पाइप जाम हो गई थी और मार्बल्स उसमें से पूल में नहीं जा रही थी। अब क्योंकि सेया ने मशीन को पीछे की तरफ झुका दिया था, तो मार्बल्स उससे बाहर आने की बजाय उसी में फंस गई थी। इससे अब सारी मार्बल्स उन लेवल्स में ही इकट्ठा होंगी, और अगर लेवल 3 भी ऐसे ही भर जाता है तो रेड होल में मार्बल्स को जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। काइजी को यह बात पता चल गई थी और इसीलिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हम देखते हैं कि दोनों लेवल्स एक एक करके मार्बल से भर जाते हैं, लेकिन कोई भी मार्बल 3rd लेवल तक नहीं पहुंचती, और अब काइजी के पास सिर्फ 200 बॉल्स ही बची थी। वो सेया से कहता है कि हमें समझौता कर लेना चाहिए, वो अब आगे नहीं खेलेगा। अगर सेया उसे 200 मिलियन दे दे जिससे वो अपने सभी अंडरग्राउंड वाले साथियों को आजाद करवा ले, लेकिन सेया उसे साफ मना कर देता है क्योंकि 200 मार्बल से काइजी जीत नहीं सकता। और तभी टोनीगावा यहाँ आ जाता है और सबको बताता है कि उसके पास TI का एम्प्लॉय कार्ड है जिससे वो 10 मिलियन तक का लोन ले सकता है, और टोनीगावा 10 मिलियन काइजी को दे देता है जिससे वो गेम जारी रख सके। अब एक मार्बल 3rd लेवल में भी पहुंच जाती है और वो सीधा रेड होल में गिरने वाली थी, लेकिन अचानक ही वो रेड होल से दूर उचक जाती है क्योंकि उस रेड होल में से हवा आ रही थी, और ये सेया की आखिरी चाल थी जिससे कोई भी मार्बल उस होल में ना गिरे। लेकिन अब देखने से लोगों को साफ पता चल रहा था कि मशीन में कुछ गड़बड़ है और अब कोई भी इस मशीन पर पैसे लगाने नहीं आएगा। काइजी फिर भी गेम खेलना जारी रखता है क्योंकि अगर तीसरे लेवल में भी ढेर सारी मार्बल्स आ गई तो एक दूसरे के वजन से उन्हें रेड होल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन जल्द ही इनकी सारी मार्बल्स खत्म हो जाती हैं और ये लोग फिर से हार जाते हैं। सेया के लोग काइजी और टोनीगावा को अंडरग्राउंड में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी हिरोमी यहाँ अपना TI का ATM कार्ड लेकर आती है। वो भी 10 मिलियन का लोन लेकर काइजी को देना चाहती थी। सेया उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे और वो हिरोमी के फादर का सारा कर्जा माफ कर उसे आजाद कर देगा, लेकिन हिरोमी नहीं मानती और काइजी को वो कार्ड दे देती है। काइजी फिर से मार्बल्स खरीद कर गेम खेलने लगता है। सेया समझ गया था कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो हार चुका है। हमें सेया की कहानी भी बताई जाती है कि वो भी काइजी की तरह अपने दोस्त के कर्जे में फंस गया था और उसे भी अंडरग्राउंड काम करने भेज दिया गया था। सेया ने भी बाहर निकलने के लिए ब्रेव मेन रोड नाम का डेथ गेम खेला था, लेकिन उसने जीतने के लिए बाकी सबको धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और वो जीतने के बाद इस कसिनो का मैनेजर बन गया। अब सेया चिल्लाते हुए कहता है कि उसे काइजी का ऑफर मंजूर है। वो काइजी को 200 मिलियन देकर उसे और उसके अंडरग्राउंड वाले साथियों को आजाद करवा देगा, लेकिन अब काइजी उसकी नहीं सुनता और उसके दोस्तों का उस पर भरोसा उसके लिए किसी भी कीमत से बढ़कर था। और कुछ देर में ही लेवल 3 मार्बल से भर जाता है और मार्बल्स रेड होल में गिरने लगती हैं। मतलब काइजी ने जैकपॉट के 1 बिलियन जीत लिए हैं। इतने ज्यादा पैसे हारने के लिए चेयरमैन सेया को पकड़कर अंडरग्राउंड में डलवा देता है, लेकिन जाने से पहले सेया काइजी को प्रॉमिस करता है कि वो ब्रेव मेन रोड पर चलकर एक बार फिर से बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये चारों उस 1 बिलियन में से अपने सारे कर्जे उतार देते हैं
और काइजी भी अपनी और अपने अंडरग्राउंड वाले दोस्तों की आजादी खरीद लेता है। इसके बाद भी इनके पास बहुत सारे पैसे बचे हुए थे जो ये लोग आपस में बांटकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हिरोमी के जाने से पहले काइजी उसे बताता है कि उसका फादर कमजोर नहीं था बल्कि बहुत बहादुर था और उसने मरने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचा था। इसके बाद काइजी भी अपने पैसे लेकर जाने लगता है। टोनीगावा उसे कहता है कि उनकी दोस्ती के खातिर उन्हें एक और गेम खेलना चाहिए। वो दोनों टोनीगावा की कार में बैठकर एक जगह जाते हैं और टोनीगावा ई कार्ड खेलने को बोलता है, लेकिन इस बार गुलाम वाला सेट उसके पास होगा। काइजी देखता है कि टोनीगावा के सारे पत्ते उसके पीछे के फ्रंट मिरर में दिख रहे थे। इसके बाद इनकी कार से धुआं निकलने लगता है और काइजी समझ जाता है कि ये टोनीगावा ने किया है ताकि काइजी डर के मारे कार से उतर जाए और टोनीगावा सारे पैसे लेकर भाग जाए। लेकिन फिर कार में सच में आग लग जाती है। दोनों उससे बाहर निकलते हैं और कार ब्लास्ट हो जाती है। इसमें इन दोनों के सारे पैसे जलकर राख हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद टोनीगावा अपने पास से थोड़े पैसे काइजी को दे देता है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सके। काइजी उन पैसों से अपने आजाद हुए सभी दोस्तों को पार्टी देता है। वही हमें पता चलता है कि टोनीगावा ने उस कार में असली पैसों के बैग डाले ही नहीं थे और इस चाल से काइजी के सारे पैसे भी अब उसके पास हैं, जिन्हें लेकर वो कहीं चला जाता है। काइजी के पास एक बार फिर से चिल्लर ही बची थी, लेकिन कम से कम वो और उसके सभी दोस्त आजाद हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये पार्ट पिछले पार्ट से बेटर लगा या नहीं, कमेंट में अपनी रेटिंग जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज के तीसरे पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में जैकपॉट जरूर लिखिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।